हेलो सभी को। और हम लोग का भी मनी एंड बैंकिंग वाला ही पार्ट चल रहा था। बीच में हम लोगों ने एक एग्रीकल्चर का लेक्चर देखा था। तो चलो वीडियो थोड़ा शॉर्ट ही रहेगा, ठीक है। ड्यू टू सम कॉन्स्टेंट्स और इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स को क्विकली देखेंगे। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्या पूछा जा सकता है उसी हिसाब से। तो इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर में हम लोगों ने देखा था बैंक और एनबीएफसी, है ना। एनबीएफसी जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड थी और लोन, एडवांसेस, एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ये सब काम उनका था, ठीक है। और आपको पता ही है, बाकी हम लोगों ने देखा था कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। कॉमर्शियल बैंक तक के हम लोगों ने देख लिया था, बीच में कुछ हमारा पार्ट छूट गया था, है ना। एक बार फिर से क्विकली देख लेते हैं। देखो, एनबीएफआई जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, और बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या डिफरेंस है। बैंक एक्सेप्ट करता है डिमांड डिपॉजिट को, लेकिन वो लोग नहीं करते, ठीक है। क्या एनबीएफआई नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो डिमांड डिपॉजिट नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने कि इसका मतलब यह हुआ, मतलब कि आप जब भी चाहो डिमांड पे आप पैसा जब मन किया आप निकाल लिए, है ना, फॉर्म भर के। तो ऐसा नहीं, या कुछ भी चीज़ से, एटीएम से, कुछ भी, है ना। बैंक इशू करता है चेक, लेकिन एनबीएफआई चेक नहीं इशू करता है, ठीक है। बैंक को कमर्शियल और कोऑपरेटिव में हम लोग बात कर देखे थे। कमर्शियल प्रॉफिट लेगा, कोऑपरेटिव बेसिकली क्या करेगा, तो कोऑपरेटिव कॉपरेशन पे, कोऑपरेटिव लाइन पे काम करेगा, है ना। सर्विस देगा किसको, मेंबर ऑफ सोसाइटी को। और कोऑपरेटिव बैंक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है इन कंपैरिजन टू कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एक नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक था। यहीं के बाद हमारा पीडीएफ एक पेज जंप हो गया था। तो शेड्यूल किसको बोलते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक। देखो, शेड्यूल कमर्शियल बैंक ना, जिसमें जो आरबीआई एक्ट 1934 में जो सेकेंड शेड्यूल में जिसका मेंशन है, वो उसी को क्या बोलते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक। इसके लिए कुछ पेड अप कैपिटल का जरूरत होता है, दैट इज 500 करोड़ एटलीस्ट पेड अप शेयर, ठीक है। और non-scheduled bank is a type of non-scheduled banks is the type of banking activity that are allowed to carry out in India। ये भी है। तो मैंने हम लोगों ने डिफरेंस देखा इसका। देखो, नॉन शेड्यूल बैंक जो है ना, लिमिटेड ऑपरेशन कैरी कर सकता है। जैसे कि नॉन शेड्यूल बैंक नहीं अलाउ है डील इन फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकता है नॉन शेड्यूल बैंक। तो मेजर डिफरेंस एक और देखने को मिला हम लोगों को। नॉन शेड्यूल बैंक्स नीड टू मेंटेन रिजर्व रिक्वायरमेंट एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, लेकिन शेड्यूल कमर्शियल बैंक आरबीआई एक्ट 1934 से अपना जो है रिजर्व जो है मेंटेन करेगा, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक क्या है, दो टाइप में कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वन इज अर्बन कोऑपरेटिव, अनदर इज रूरल कोऑपरेटिव, ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव को प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक भी बोलते हैं, जो कि अर्बन और सेमी अर्बन एरिया में लोकेटेड होता है। और ये किसको लेंड करते हैं, स्मॉल बोरोवर को एंड बिजनेस को। और आज के डेट में इसका स्कोप है वो बहुत बड़ा हो गया है, वाइडेंड हो गया है, ठीक है। यूसीबी को भी अगर अलग से शेड्यूल और नॉन शेड्यूल में, ठीक है। और जो कि फिर से फर्दर क्लासिफाइड होता है सिंगल स्टेट और मल्टी स्टेट में। अच्छा, सिंगल स्टेट जब होगा ना, तो किसके अंडर में होगा, स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। और रेगुलेट कौन करेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। और मल्टी स्टेट में क्या करेगा, तो मल्टी स्टेट जो है, यूसीबी जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उसको कौन करेगा, तो ये आएगा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अंदर में, ठीक है। और इसको कौन रेगुलेट करेगा, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये आप लोग याद रखोगे, एक चीज़ याद करने का है यहाँ पे, है ना। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में, जो इम्पोर्टेंट टर्म है। अच्छा, ये जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक है ना, वो प्राइमरी मैंडेटेड है कि एग्रीकल्चर को क्रेडिट प्रोवाइड करे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, है ना। शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर ऑपरेट विद 3 टायर सिस्टम। देखो, एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो जाता है, हमने पहले भी देखा था। और डिस्ट्रिक्ट एक होगा, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, डीसीसीबी, और जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगा। एक अपना पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, विलेज लेवल पे, है ना। बिहार में भी है पैक्स, वो वही लिखा हुआ है, ग्रास रूट लेवल पे विलेज ग्रुप ऑफ स्मॉल विलेज पे काम करेगा ये। और डायरेक्टली किसके साथ डील करता है,
रूरल एग्रीकल्चरल बोरोवर गिव्स लोन देता है, कलेक्ट करता है रिपेमेंट ऑफ लोन्स गिवन। ओके, आप पैसा भी जमा कर सकते हो यहाँ पे धान, राइस, वीट, इसका खरीद बिक्री भी होता है ना, पैक्स के माध्यम से, है ना। तो यही चीज़ दिया गया है। पैक्स आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो कौन करेगा भाई, तो करेगा इसको नाबार्ड, है ना। पैक्स को कौन करेगा सुपरविजन, आउटसाइड द परव्यू बोल रहा था, नाबार्ड करेगा। नाबार्ड हम लोगों ने पिछले दिन देखा था, है ना, एग्रीकल्चरल बैंक फॉर नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। देखो और क्या है, STCB जो भी है ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड DCCB आर रजिस्टर्ड अंडर प्रोविजन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, है ना। हम लोग यहाँ पे देखा था हमने डुअल रेगुलेशन ऑफ, देखो और ये जो है ना वो डुअल रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड RBI दोनों के अंदर में आता है। कौन से, STCB और DCCB। और PCB कहाँ देखा हमने, पैक्स कहाँ देखा हमने, नाबार्ड उसको सुपरविजन करेगा। ओके, देखो ऑल रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स आर सुपरवाइज्ड बाय नाबार्ड, RBI डेलीगेटेड इट्स सुपरवाइजरी पावर। और जितना भी रूरल कोऑपरेटिव बैंक है वो, एंड RBI किसको डेलीगेट किया है सुपरवाइजरी पावर, एंड रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नाबार्ड और कौन करेगा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, ये रूरल कोऑपरेटिव बैंक को, ठीक है। देखो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में फोर्स में आता है। द बैंकिंग लॉज वेर मेड अप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटी ओनली इन 1966। देखो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए बैंकिंग लॉ जो एप्लीकेबल हुआ वो 1966 से हुआ, नॉट इम्पॉर्टेंट। तो सिंस देयर इज डुअलिटी ऑफ कंट्रोल ओवर द कोऑपरेटिव बैंक एंड अर्बन एंड रूरल बोथ बिटवीन स्टेट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड और कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द RBI, ठीक है। अर्बन वाला में, है ना, और रूरल वाला में, दोनों में कौन, RBI आएगा, है ना। RBI रेगुलेट एंड सुपरवाइज द बैंकिंग फंक्शन ऑफ एंड अमेलगमेशन, ठीक है, एक साथ करना, ठीक है, और लिक्विडेशन, और किसका, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और DCCB का, है ना, ये RBI रेगुलेट्स कर सकता है। दो द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अंडर के एस्पेक्ट लाइक रजिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट आर रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। मल्टी स्टेट में हम लोगों ने देखा था कौन कर रहा था, जो सेंट्रल रजिस्ट्रार जनरल है वो कर रहा था, ठीक है। RBI का अप्रूवल लगता है, अपॉइंटमेंट एंड चेयरमैन ऑफ ये, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो। अगर साइज 100 करोड़ से ऊपर का है तो RBI का चेयरमैन और डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO ये सब केस में लगेगा। अगर रिक्वायर्ड हुआ तो RBI क्या कर सकता है, सुपरसीड भी कर सकता है बोर्ड ऑफ मल्टी स्टेट प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को। पैक्स एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव जो SCARD है और PCARBD है आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। आपके जानने के लिए इतना ही था, और ज़्यादा जानोगे तो हो सकता है कि ओवरफ्लो हो जाए। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है, 50% ओनरशिप होना चाहिए, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, जैसे कि SBI हो गया, PNB हो गया, है ना। बैंक नेशनलाइजेशन कब कब हुआ, इंदिरा गांधी के टाइम में 1969 में, दूसरा बार वो उन्हीं के टाइम में 1980s में, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर बैंक एज गवर्नमेंट ओन्स मोर देन 50% ऑफ द 50% इन दिस बैंक। हाँ, प्राइवेट सेक्टर बैंक जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल जिसको ऑनरशिप करता है, ऑनरशिप उसके हाथ में हो, जैसे ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इस प्राइवेट बैंक के एग्जांपल्स हैं। फॉरेन बैंक, बैंक एस्टेब्लिश इन इंडिया बट ओन्ड बाय फॉरेन एंटिटी, जैसे सिटी बैंक हो गया, है ना, सिटी बैंक हो गया, दीज आर बेसिकली प्राइवेट बैंक ओन बाय फॉरेन एंटिटीज। रीजनल रूरल बैंक शायद हम लोगों ने देखा था पिछले दिन, 1975 में आता है, ठीक है। RRB एक्ट 1976 with a view of developing rural economy by providing for the purpose of development for agriculture, trade, commerce, industry and other productive activities in rural area। credit भी देगा and other facility भी, particularly to small and marginal farmer, agricultural laborers, artisan and small entrepreneurs। देखो स्टेट गवर्नमेंट जो है ना इसमें जो है RRB को कौन ओन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। BBI आप ध्यान दोगे, इधर कहानी कथा की तरह नहीं सुनते चलोगे। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें और स्टेट गवर्नमेंट भी है एंड स्पॉन्सर बैंक भी है, ठीक है। तो जैसे कि बिहार में है मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, हैव यू लिसन्ड अबाउट दिस बैंक, मध्य बिहार, MBGB, ठीक है, MBGB। तो इसमें सेंट्रल कितना का होगा, सेंट्रल का होगा 50% और स्टेट का कितना होगा 15, 50 होगा सेंटर का, 15 होगा स्टेट का और 35 होगा स्पॉन्सर्ड बैंक, 50, 15, 35, ठीक है,
50, 15, 35 ऐसे याद रखोगे। देखो जितना भी आरआरबी है ना, वो स्पॉन्सर्ड किससे होगा, पर्टिकुलर बैंक से, ठीक है, कोई बैंक स्पॉन्सर करेगा उसको। जैसे एमबीजीबी जो है ना, उसको पीएनबी स्पॉन्सर करती है। ओके, आरआरबी नीड टू प्रोवाइड 75% ऑफ द लैंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर। 75% इसको प्रायोरिटी सेक्टर को लेंडिंग देना है। प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है? प्रायोरिटी सेक्टर वैसा सेक्टर जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन, जहाँ पे मतलब नॉन वाइबल नेचर ऑफ फाइनेंशियल है, वहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सबको प्रायोरिटी सेक्टर में लाया गया है। आगे हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। लोकल एरिया बैंक किसको बोलते हैं? ये 1996 में लाया गया। इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट सेटअप टू ए, इंटेंशन क्या थी गवर्नमेंट का? वाज टू सेटअप ए न्यू प्राइवेट लोकल बैंक विद द जुडिक्शन ओवर 2 और 3 कॉन्टिग्यूस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और इसका एग्जांपल है कोस्टल एरिया बैंक इन विजयवाड़ा। 2-3 बैंक है ऐसा, और 2-3 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड प्राइवेट फॉर्म 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एग्जिम, नाबार्ड, है ना, सब हम लोगों ने देखा था, आगे भी देखेंगे, एक बार क्विकली देख लेंगे क्योंकि हम लोग पिछला दिन कर लिए थे इसको। तो एनबीएफआई सेक्टर इन इंडिया दैट आर रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई, ठीक है। तो ये एनबीएफआई को, ये सब इंपॉर्टेंट को कौन करेगा? प्राइवेट डीलर को, और या एआईएफआई को आरबीआई करेगा। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जैसे कि सिबिल हो गया, है ना, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, सीआईसी हो गया, ये सब सीआईसीज हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, और ऑल्सो कैटेगरी ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ठीक है। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी भी कौन रेगुलेट करेगा? ये एनबीएफसी का टाइप है, वो आरबीआई करेगा। एआईएफआई जो है कॉन्स्टिट्यूट्स इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इंटरेस्टेड विद प्रोवाइडिंग सेक्टर स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। करेंटली देयर आर 4 AIFIs, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। कौन कौन सा? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। रेगुलेट एंड सुपरवाइज कौन करेगा? आरबीआई। नाबार्ड देखा था हमने 1982, 12 जुलाई 1982, और नाबार्ड एक्ट से आया 1981 से। क्या करेगा? क्रेडिट, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट्स, यही सब हो गया, है ना। और नाबार्ड कैसे एक्ट करता है? कोऑर्डिनेटर, सुपरवाइजर इन ऑपरेशन इन रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन लाइक आरआरबी, भी देखा था हम लोगों ने, रूरल कोऑपरेटिव बैंक और रूरल रीजनल रूरल बैंक में, है ना। आरबीआई डेलीगेटेड सुपरवाइजरी पावर इन केस ऑफ रूरल सेक्टर टू नाबार्ड, अभी देखा था हमने थोड़ा देर पहले। वाइल इट रिटेनिंग इट्स रेगुलेटरी पावर अपने पास रखता है, सुपरवाइजरी पावर देता है नाबार्ड को कि लो सुपरवाइज करो, जाओ सुपरवाइजर बन जाओ। तो ये नाबार्ड तो हम लोगों ने देख ही लिया था, है ना। नाबार्ड फाइनेंसेस दोज इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू रूरल सेक्टर, पिछले दिन का लेक्चर में देखा। एनएचबी सेटअप इन 1988, एनएचबी एक्ट 1987 से ऑपरेट करता है, प्रिंसिपल एजेंसी टू प्रमोट हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बोथ लोकल एंड रीजनल लेवल। ओके, बस एक बार क्विक हम लोग देख ले रहे हैं। एग्जिम बैंक जो है ना, और ये सब रीफाइनेंस है, ठीक है, वे ऑफ रीफाइनेंस से करता है। नाबार्ड भी डायरेक्ट आप नाबार्ड के पास नहीं जा सकते हो पैसा के लिए, ठीक है। मतलब कोई इंस्टीट्यूशन को देगा, उसके बाद जैसे कि कोई एसबीआई को दे दिया, इतना फंड है नाबार्ड का, तो वो फिर उससे आप ले सकते हो, लेंड कर सकते हो। नाबार्ड के पास जाके आप नहीं बोल सकते हो कि हमको लोन दे दो, ये दे दो, वो दे दो, है ना। एग्जिम क्या है? एस्टेब्लिश हुआ 1982 में, है ना, 1982 में। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक है, और इम्पोर्टर एक्सपोर्टर दोनों को देगा। क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव इसका यही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा एक्सपोर्टर को भी और इम्पोर्टर को भी। और कुछ तो है नहीं इसमें। It's provide both direct financial assistance to exporter and importer और indirect financial assistance by way of refinance। तो इसमें दोनों important है कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये refinance only refinance है तो नहीं, एग्जिम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों दे रहा है, ठीक है बाबू। सिडबी क्या है? 1992 में आया, सॉरी 1990 में आया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। ये 1990 में, डेट याद रखोगे। और ये प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई, है ना, एमएसएमई को करेगा। जैसे कि अभी किसके लिए था? पीएम विश्वकर्मा देखा था हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, करंट अफेयर्स वाला में, तो वो भी एमएसएमई के अंडर में ही था। फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन इंगेज इन सिमिलर एक्टिविटीज, और कुछ नहीं। सिडबी ये याद रखोगे। और एमएसएमई का डेवलपमेंट के लिए, प्रमोशन, फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट के लिए। मुद्रा बैंक देखे थे हम लोग, शिशु, किशोर, तरुण, इसमें किसके किसके लिए?
है ना। इसका फुल फॉर्म देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी, अगेन रीफाइनेंस है, डायरेक्ट नहीं देगा, ठीक है। इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एज अ मुद्रा लिमिटेड हैज बीन सेटअप एज ए सब्सिडरी ऑफ सिडबी, ओके। रिफाइनेंस करेगा लास्ट माइल फाइनेंसर को, सच ए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, सोसाइटी, ट्रस्ट कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये हम लोग को देख लिया था कि शिशु के लिए कितना है, शिशु के लिए ये 50,000, फिर यहाँ पे 5 लाख, है ना। शिशु के लिए 50,000, 5 लाख, और फिर तरुण के लिए, किशोर के लिए 5 लाख, और तरुण को 5 से 10 लाख रुपये, ठीक है। तरुण सबसे बड़ा वाला। दिस प्रोडक्ट हम डिजाइन टू कैटर कस्टमर ऑपरेटिंग एट द लोअर एंड ऑफ द एंटरप्राइज स्पेक्ट्रम। और क्या था, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज सेट अप ए डीएफआई नेम्ड नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, नाफिड का नाम सुने होंगे। 20,000 का कॉर्पस से, करोड़ का कॉर्पस से शुरू किया गया है, और गवर्नमेंट इसमें 100% इक्विटी, बट लेटर ऑन इट विल बी रिड्यूस स्टेक ओनरशिप टू 26%। नाफिड नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट गवर्नमेंट सेटअप की है, ठीक। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हम लोगों ने देखा था, वैसा कंपनी जो कंपनी एक्ट 1956 और 2013 के अंदर इंगेज हो, मतलब ये हो, रजिस्टर्ड हो, और इंगेज किस में हो, बिजनेस ऑफ लोन, एडवांसेज, एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर, सिक्योरिटी इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लोकल अथॉरिटी, और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी लाइक नेचर, लीजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस, बिजनेस, चिट फंड सब डज नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन विच प्रिंसिपल बिजनेस इज दैट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी वाला को नहीं करेगा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वाला को भी नहीं करेगा। परचेज ऑफ सेल ऑफ एनी गुड्स अदर देन और प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज एंड सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो एनबीएफसी मेनली प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन है, और रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उसको आरबीआई के साथ, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। होवेवर इन टर्म्स ऑफ पावर गिवन टू आरबीआई to remove dual regulation certain category of NBFC, ज़्यादा इसमें देखने का नहीं है। देखो जैसे निधि कंपनी हो गई, रजिस्टर अंडर कंपनी है, रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी, होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी किसके अंदर में आएगी, आरडीआई, आरडीआई का हेडक्वार्टर इज वेयर, तो हैदराबाद में है ना। वेंचर कैपिटल फंड ये किसके साथ होगा, वेंचर कैपिटल फंड आगे हम लोग देखेंगे भी। मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, ये सेबी के साथ होगा रजिस्टर्ड, ठीक है। अच्छा माइक्रो फाइनेंस क्या है, ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है, एक बार देख लेते हैं। ये प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का है, जो कि पुअर और लो इनकम हाउस होल्ड को देता है। क्या क्या देता है इसमें, स्मॉल लोन देगा, क्रेडिट सेविंग देगा, इंश्योरेंस, याद रखो इंश्योरेंस भी देगा, फंड ट्रांसफर रेमिटेंस फैसिलिटी यही देगा। एक तरह का इकोनॉमिक टूल है, डिजाइन किया गया है किसको प्रमोट करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन, विच enables the poor to low income household to come out of poverty, increase their income level and improve their overall living standard। और ये किसको दिया जाएगा, जिनका 3 लाख से नीचे है इनकम ईयरली, ओके। इंटरेस्ट फ्री भी होगा, और मतलब सीलिंग होगा, सॉरी इंटरेस्ट फ्री बोल रहा हूँ मैं, सीलिंग होगा, और चार्जेज एप्लीकेबल होगा लोन पे, है ना। तो चलो और कुछ तो है नहीं इसमें। अच्छा एक पीयर टू पीयर लेंडिंग है। देखो पीयर टू पीयर लेंडिंग में क्या होता है ना, ये आरबीआई का कुछ गाइडलाइंस है उसके लिए। पीयर टू पीयर लेंडिंग में मान लो कि ये आप हो, और ये है कोई जो लेंडर है, कोई प्राइवेट लेंडर है, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म पे वो इसका अपना, आप मान लिया जाए कि इससे लोन लेना चाहते हो, ठीक है, इस आदमी से, और ये आपको देना चाहता है लोन, है ना। तो इसका जो रिक्वायरमेंट है ये इस अपना पोर्टल पे डालेगा, ठीक है। ये पर्सन जो है वो कि किस आदमी को लोन देगा, और इसके थ्रू ना आप जो अपना अकाउंट बनाओगे, है ना, उस एप्लीकेशन पे, उस प्लेटफॉर्म पे, तो उसके तरह वो अपना रिस्क का कैटेगरी देखेगा कि किस पर्सन को देने में कितना रिस्क है ना। और ये जो प्लेटफॉर्म है ना, जो इसको ब्रोकिंग करेगा, वो कोई रिस्क नहीं लेगा, ठीक है, वो रिस्क नहीं लेगा। वो आपको प्रोफाइल ऑफ द बोरोवर दे देगा कि देखो इसका प्रोफाइल है, इतना सिविल स्कोर है, इतना बार ये लोन लिया है, इतना बार ये रिपेमेंट किया है टाइम पे, तो आप देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो, और इसका एक लिमिट है 50 लाख तक के, वही इसमें समझाया गया और कुछ नहीं, देख लो। फंड ट्रांसफर बिटवीन पार्टिसिपेंट ऑन द P2P lending platform shall be through a escrow account, a temporary pass through account held by third party during the process of
ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टी, दो पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन होगा, बीच में एक थर्ड पार्टी होगा, मैंने बताया। मैकेनिज्म ऑपरेटेड बाय एनबीएफसी टू पी, ऑल फंड ट्रांसफर शैल बी थ्रू एंड फ्रॉम बैंक अकाउंट, कैश ट्रांजैक्शन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा, ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा, कैश ट्रांजैक्शन नहीं होना है, ठीक है, सब ऑनलाइन होगा। और लिमिट है कितना, एग्रीगेट 50 लाख का। एंड हाउ मच ए बोरोवर कैन बोरो, देयर इज ऑल्सो लिमिट ऑन टाइम पीरियड, कि कितना समय के लिए आप ले सकते हो, ठीक है। देखो एनबीएफसी पी2पी सेल क्या करेगा, इंटरमीडियरी की तरह काम करेगा ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे, और प्लेटफॉर्म टू द पार्टिसिपेंट इन्वॉल्वमेंट पीयर टू पीयर, पीयर मतलब सामने वाला, ठीक है, तो पीयर टू पीयर लेंडिंग, तो कोई तो चाहिए बीच में ट्रस्ट दिलाने वाला। नोट रेज डिपॉजिट्स एंड नोट लेंड ऑन इट्स ओन, अब खुद से वो प्लेटफॉर्म नहीं करेगा एनबीएफसी जो भी है ना, जो इंटरमीडियरी, ओके। कोई गारंटी, क्रेडिट गारंटी नहीं मिलेगा, पहले मैंने बता दिया। और नो फैसिलिटेट परमिट एनी सिक्योर्ड लेंडिंग लिंक टू परफॉर्म, ठीक है। क्रेडिट असेसमेंट होगा, प्रोफाइलिंग होगा बरोबर का, डिस्क्लोज करेगा दोनों के सामने, लेंडर के सामने, ठीक है। रिक्वायर प्रायर एंड एक्सप्लिसिट कंसेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट टू एक्सेप्ट इट्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन, बिना प्राइवेट कंसेंट के नहीं, ठीक है। बाकी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ देख लो, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उसको देख लेते हैं। प्राइमरी डीलर कौन सा होता है, वैसा एंटिटीज जो रजिस्टर्ड है किसके साथ, आरबीआई के साथ, और उसको लाइसेंस मिल गया है क्या, परचेज करने का, परचेज और सेल करने का, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। तो प्राइमरी डीलर्स बाई कर सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, कहाँ से, डायरेक्टली गवर्नमेंट से, है ना, प्राइमरी मार्केट में आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, पहले भी हम लोगों ने देखा। aiming to resell them to other buyers in the secondary market, हाँ, hence they play a crucial role in the fostering both primary and secondary government securities market, okay, है ना। 30 जून 2015 के बाद there are 7 stand alone प्राइमरी डीलर्स एंड 13 बैंक ऑथराइज टू अंडरटेक पीडी बिजनेस डिपार्टमेंटली, ठीक है। एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी क्या है ना, जैसे कि आप सिविल पता होगा ना, आपका सिविल स्कोर कितना है बताया जाता है, तो यही है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, ये भी एक तरह की एनबीएफसी ही होती है। और ये क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है। द सिविल हो गया, क्रिसिल हो गया, आगे देखेंगे हम लोग। तो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है दैट साइन अप बैंक्स, एनबीएफसी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज इट्स मेंबर एंड एग्रीगेट डेटा एंड आइडेंटिफाई इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड बिजनेस फ्रॉम इट्स मेंबर, ठीक है। क्रेडिट वर्थी यही बताता है, नॉट बेस्ड ऑन हिज पास्ट payment track record. The quality of information defines the ability of lender to evaluate risk of the consumers to obtain credit and competitive rates. The CIC is regulated and licensed by RBI, ठीक है, as per the Credit Information Company Regulation Act 2005, कोई RBI का एक्ट से नहीं, ठीक है, CIC के रेगुलेशन एक्ट से। देखो 4 CIC है अभी इंपॉर्टेंट, एक ट्रांस यूनियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, एक ट्रांस यूनियन है, एक सिविल है, ठीक है, एक इक्विफैक्स है, और एक एक्सपेरियन है, एक हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज है। इक्विफैक्स, एक्सपेरियन और सिविल, ट्रांस यूनियन, यही देखना और क्या। देखो पेमेंट बैंक फिर से वही कि छोटा माइग्रेंट्स हैं, तो माइग्रेंट्स यहाँ पे जाएंगे तो पैसा उनको निकालने में प्रॉब्लम नहीं हो, तो 2015 में आरबीआई लाइसेंस देती है 11 पेमेंट बैंक को, और 2 लाख तक के कैप रखती है डिपॉजिट का, है ना। और क्या है इसमें, हाँ, और पेमेंट बैंक ये अलाउड नहीं है, और लेंड करने के लिए मतलब आपको कर्ज नहीं दे सकती या लोन नहीं दे सकती है, और क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकती है। जब लोन नहीं देगी तो क्रेडिट कार्ड कैसे दे देगी, है ना, इसमें आपको फंसाया जा सकता है कि पेमेंट बैंक का लेंड या पेमेंट बैंक का इशू क्रेडिट कार्ड, नो एकदम इंटायरली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ओके। पेमेंट बैंक विल एक्सेप्ट ओनली डिमांड डिपॉजिट, है ना, ओनली डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, है ना, ओनली सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, कोई टर्म डिपॉजिट नहीं होगा, ठीक है। टर्म डिपॉजिट किसको बोलते हैं, अरे वही जिसको आप एफडी बोलते हो, फिक्स डिपॉजिट, है ना, कितना टाइम के लिए कर रहे हैं। द पेमेंट बैंक विल कैशिंग इन मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये सब तो आपको पता ही है, डेली यूज़ कर रहे हो। पेमेंट बैंक विल एक्टिंग एज एड ऑन टू ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बैंक रेदर देन देयर कंपटीटर, ओके। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक अगेन 2015 में, और प्राइमरली बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज़ को ये करता है, वही फाइनेंशियल इंक्लूजन, अगेन वही चीज़ है।
और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक will require to extend 75% of the total credit to the sector eligible for classification as PSL priority sector lending को ही देना है इसको 75%. At least 50% of its loan portfolio should be constitute loans up to 25 लाख. ठीक है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है. एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग टू अनरिजर्व नॉट इम्पॉर्टेंट, बस ये याद रखो कब आया था. ठीक है, बोथ पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक आर नीश और डिफरेंशिएटेड बैंक. ठीक है, स्पेशलाइज इन सर्टेन बैंकिंग फंक्शन बट नॉट यूनिवर्सल. ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में रखना और कुछ नहीं. अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ गया है आरबीआई और इसका फंक्शन. क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है, मेंस में भी हो सकता है. तो क्विकली एक बार देखते हैं और इस फंक्शन को देखने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे. 10 to 15 क्वेश्चंस. कितना टाइम हो गया? ओके. The Reserve Bank of India is the central bank of the country. Central banks are a relatively recent innovation, and most central banks, as we know them today, were established around the early 20th century. देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे बनता है 1934 में. अर्लियर इस प्राइवेट शेयर होल्डिंग था इसमें, बाद में इसको नेशनलाइजेशन होता है. कब होता है नेशनलाइजेशन? कैन एनीवन से? 1949 में. ओके. तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स स्टैट्यूटरी बेसिस, जो ये एक्ट है आरबीआई का, यही स्टैट्यूटरी बेसिस पर प्रोवाइड करता है. फंक्शनिंग ऑफ द बैंक विच कमेंस्ड ऑन अप्रैल 1 1935. ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इसको रट लोगे. 1 अप्रैल 1935 को. देखो, ये बैंक जो है ना शुरू होती है ऑपरेशन बाय टेकिंग ओवर फ्रॉम द गवर्नमेंट फंक्शन सो फार बीइंग परफॉर्म्ड बाय द कंट्रोल ऑफ करेंसी एंड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, पता है वही एसबीआई बोल रहा हूँ, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कहाँ, बॉम्बे, ये सबको मिला के बना था, है ना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. तो यही मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंट, पब्लिक डेप्ट, यही सब काम करती थी और इसको नेशनलाइज कर दिया गया 1949 में, है ना. इंटरेस्टिंग फीचर है आरबीआई का कि ये वेरी इंसेप्शन है. क्या है इंसेप्शन? द रिजर्व बैंक विल सी प्लेइंग ए स्पेशल रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, स्पेशली एग्रीकल्चर. व्हेन इंडिया कमेंस्ड इट्स प्लान इन डिवोर्स, द डेवलपमेंट रोल ऑफ आरबीआई केम इनटू फोकस. ठीक है, ये सब दिया हुआ है. और क्या है? लिबरलाइजेशन जब भी होता है एलपीजी, इसके टाइम में भी आरबीआई का जो फंक्शन है, लाइक मॉनेटरी पॉलिसी और बैंक सुपरविजन एंड रेगुलेशन एंड ओवरसीइंग द पेमेंट सिस्टम एंड द डेवलपिंग फाइनेंशियल मार्केट, है ना. और क्या है इसमें? और क्या, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को मेंटेन, देखो रेगुलेट क्या करता है? बैंक नोट को, और कीप रिजर्व जो है, कीपिंग रिजर्व विथ व्यू ऑफ सेक्यूरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है. पहले भी हम लोगों ने देखा था, है ना. प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना है विथ कीपिंग माइंड ऑफ इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करके रखना है इनको. मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखना है ना. और आरबीआई अफेयर्स आर गवर्न बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कितने मेंबर होते हैं? मैक्सिमम 21. ठीक है, इंक्लूडिंग गवर्नर एंड 4 डिप्टी गवर्नर हु आर ऑल्सो ऑन द सेंट्रल बोर्ड, who are appointed by the government of India, keeping with the RBI Act 1935 for a 4 years. कितने साल के लिए? 4 साल के लिए मैक्सिमम. RBI is the central bank and it also called a monetary authority of India. कौन है? RBI है. और वेरियस फंक्शन देखो, मॉनेटरी मैनेजमेंट करता है. सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन यही है, एग्जीक्यूशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. इसको डिटेल में डिस्कस हम लोग देखे थे मॉनेटरी पॉलिसी टॉपिक में, है ना. और कुछ है नहीं. रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना, देखा था आरबीआई एक्ट 1934 से और 39 से. कॉमर्शियल बैंक लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम आरबीआई टू कमेंस बैंकिंग ऑपरेशन, ओपनिंग ए न्यू बैंक ब्रांचेज, क्लोजिंग ब्रांचेज, चेंज इन द लोकल एग्जिस्टिंग ब्रांचेज. आरबीआई क्या रेगुलेट करता है? मर्जर, एमलगमेशन एंड वाइंडिंग ऑफ बैंक. कॉमर्शियल बैंक के बारे में, for shifting, merger and closure of urban bank, now on approval is required. RBI has various guidelines है डायरेक्टर के लिए, है ना. लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक में नहीं. ओके, पब्लिक सेक्टर बैंक तो गवर्नमेंट का हो जाता. यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा हुआ. आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सुपरसीड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट पब्लिक सेक्टर बैंक. ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक को क्यों नहीं कर सकता है, इसलिए आगे पढ़ेंगे इसको. पब्लिक सेक्टर बैंक अंडर डुअल रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि
आरबीआई क्या है यार, आरबीआई भी तो गवर्नमेंट का ही है ना बैंक, बैंकर ऑफ द बैंक भले ही है। आरबीआई क्या है, आरबीआई power are curtailed regarding public sector bank, where RBI cannot remove directors and management, cannot supersede the bank boards, and does not have the power to force a merger or trigger liquidation. Also, public sector bank activity does not require a license from RBI. Okay? RBI cannot revoke the license of the PSB. है ना, RBI regulate the bank to maintain certain reserves जैसे CRR SLR बहुत अच्छे से देखा हमने. The interest rate on the most categorized deposit lending having deregulated and largely determined by the bank, but RBI regulate the interest on NRI deposit. ठीक है, उसको डीरेगुलेट किया गया इंटरेस्ट रेट और मोस्ट ऑफ द डिपॉजिट को, लेकिन एनआरआई का इंटरेस्ट रेट आरबीआई भी डिसाइड होगा. और क्या करता है, प्रिवेंट KYC नो योर कस्टमर, किस लिए, ताकि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हो सके, है ना, प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंट हो सके, है ना. चलो, RBI हैज़ सेटअप 100% सब्सिडरी डिपॉजिट, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC. क्या करता है कि ये प्रोटेक्ट करता है स्मॉल जो डिपॉजिटर्स हैं, जो इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल डिपॉजिटर इन केस ऑफ बैंक फेलवर और बैंक करप्सी. देखो जैसे कि आप बैंक में मान लो कि 10 लाख रुपया जमा किए हो, तो अगर बैंक करप्सी हो जाता है और फेल हो जाता है, तो बैंक जो है वो DICGC जो है, DICGC में अपना अकाउंट खोल के रखी है ना. और इसमें क्या करता है, ये 100% सब्सिडियरी है किसका, RBI का. तो वो किसी भी हालत में, अगर आपका 10 लाख है 20 लाख है, लेकिन एश्योर कितना करती है, एश्योर करती है कि आपको मिनिमम 5 लाख मिलेगा. 5 लाख अगर एक बैंक में आपका कितना भी अकाउंट हो, मिलेगा आपको 5 ही लाख. लेकिन अलग अलग बैंक में अकाउंट है, मान लो कि ICICI है SBI है, तो सबके लिए 5-5 लाख अलग अलग से मिलेगा. ठीक है, ओके, यही चीज़ इसमें बताया गया है. DICG वही है, देखो वही चीज़ लिखा गया है, पर डिपॉजिटर पर बैंक DICG चार्ज ए प्रीमियम फ्रॉम बैंक टू प्रोवाइड इंश्योरेंस. एक तरह का इंश्योरेंस है आपके अकाउंट का. वन पर्सन हैज़ डिफरेंट अकाउंट इन बैंक लाइक सेविंग, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग, मैक्सिमम 5 लाख रुपये ले सकते हो, और कुछ नहीं इसमें. अच्छा, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख ले क्या, है ना. कितना तक का हो गया, इसको एक लेक्चर में या 2 लेक्चर में छोटा छोटा में हम लोग ख़त्म ही कर देंगे, क्योंकि फिर कुछ और भी देखना है. FDI FPIs है तो समझाया भी हूँ मैं FPI FDIs को, लेकिन क्विकली यहाँ पे भी एक बार देख लेना ज़रूरी है. देखो ये इकोनॉमी है यार, जल्दी जल्दी छोड़ में कोई टॉपिक अगर निकल गया, उसी से क्वेश्चन आ गया, तो क्या बताएं, इकोनॉमी इतना जल्दी. BOP देखना हम लोग को, बेसल नॉर्म्स देखना होगा हम लोगों को, है ना. ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है. एक काम करता हूँ, इसी सब टॉपिक को पहले करवा देता हूँ, लेकिन यही दिक्कत है ना यार, इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है कि थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ता है. ठीक है, ये तो कंप्लीट हो ही जाएगा, और मनी बैंकिंग से ही ज़्यादा सवाल आएगा. आप पूछेगी BPSC तो अब उसी से पूछेगी, और कहाँ से पूछेगी यार. और कितना धीरे धीरे हो रहा है. पिछला दिन हम लोगों ने 12 या 13 तक का देखा था ना क्वेश्चन, तो आओ हम लोग देखते हैं अब. कहाँ गया, अच्छा 13 से ही देख लेते हैं. व्हाट डज वेंचर कैपिटल मीन, अ शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइडेड फॉर द इंडस्ट्री. नो, शॉर्ट टर्म कहाँ से हो जाएगा. फंड प्रोवाइडेड फॉर टू इंडस्ट्री एट द टाइम ऑफ इनकरिंग लॉस. नो, एकदम सरासर. फंड प्रोवाइडेड फॉर रिप्लेसमेंट एंड रिनोवेशन इंडस्ट्री, नहीं भाई, ये लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स, इसी को वेंचर कैपिटल बोलते हैं. एक एंजल इन्वेस्टर होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना, नया इन्वेस्टर होता है. इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पर्पसेस ऑफ द स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट. बताओ, पढ़ लिए हैं, ध्यान से पढ़ो, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने का कोशिश करो, ऐसे मैं बताने वाला हूँ. ठीक है, टू एनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेज ऑफ द बैंक कैन क्रिएट. ठीक, टू मेक द पीपल्स डिपॉजिट विद द बैंक सेफ एंड लिक्विड. एग्जैक्टली, टू प्रिवेंट द कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम द मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट. कहीं ऐसा हमने पढ़ा था कि SLR इसलिए लाया गया था, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो दैट हैज ब्राउट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट. तो कौन सा एक्ट से,
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है ना, 1949 का शेड्यूल 22 से सेक्शन 22 से देखा था, नॉट इम्पॉर्टेंट, सेक्शन 21 या 22 पता नहीं, भूल गया सर मैं भी। तो उससे आया था। तो इसमें कहाँ बोला गया था कि ऐसा कि प्रिवेंट करना है कॉमर्शियल बैंक को एक्सेस प्रॉफिट से, एकदम सरासर गलत लिखा है। अच्छा देख के भी देखो ना सोच के भी देखो ना, क्यों चाहेगी कि एक्सेसिव प्रॉफिट से बैंक को रोक दिया जाए, और इसी के लिए लाएगा ये, हट, नहीं। तो फोर्स द बैंक टू हैव सफिशिएंट वॉल्ट कैश टू मीट देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट। हमने तो पढ़ा था कि एसएलआर में कैश के साथ आप क्या रख सकते थे हम लोग, कैश के साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड, कुछ भी रख सकते थे, है ना, एसएलआर में। तो ऐसा थोड़ी फोर्स कर रहा है सफिशिएंट वॉल्ट कैश रखो, तो ये तो ये भी गलत हो गया है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर विल बी टू मेक पीपल डिपॉजिट विथ बैंक सेफ एंड लिक्विड। यही तो पर्पस था इसका, इसीलिए तो सीआरआर और एसएलआर, कि बैंक रन हो जाए, लोग बैंकों में लाइन लगा दे, तो उसके लिए कुछ होना चाहिए सेफ, बैंक के पास फंड, ठीक है, वॉल्ट में उसका होना चाहिए, और मतलब एसएलआर में होना चाहिए। एसएलआर का लिमिट कितना परसेंट था, तो 40% देखे थे, हाईएस्ट लिमिट था, ठीक है, ओके। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट 1 and 2 विल बी करेक्ट, सो आंसर विल बी बी। अगर चलो उस मेथड से करते हैं अगर हम लोग इसको सॉल्व, तो चलो देखते हैं। जब यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है कि टू प्रिवेंट कॉमर्शियल बैंक फ्रॉम द मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट, तो जहाँ पे स्टेटमेंट 3 है उसको एलिमिनेट कर दें, बच गया क्या 1 and 2, यहाँ पे 50-50 ले सकते हैं। अच्छा देखो, टू मेक पीपल डिपॉजिट विथ बैंक सेफ एंड लिक्विड, कितना पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कितना जनरल स्टेटमेंट है। तो इसको तो जहाँ भी जनरल स्टेटमेंट देखो, पॉजिटिव स्टेटमेंट देखो, ब्लाइंडली जाओ, ट्रस्ट ऑन मी। टू एनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल अकाउंट और एडवांस एंड बैंक क्रिएट, इसीलिए तो किया गया था, है ना। तो मतलब ये पूछा जा रहा है पर्पस क्या है, तो यही होगा। समझ में आ गया, नहीं आया तो बताइएगा, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड इन एन इकोनॉमी देन इट विल। अच्छा इंटरेस्ट रेट से क्या समझते हो तुम, बैंक से तुम जिस पे पैसा लेते हो, या किसी से जो पैसा लेते हो, या बैंक में जो पैसा देते हो उसका इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कोई भी सोचना है सोच लो, इंटरेस्ट रेट में जब भी आपसे बोला जाए ना इंटरेस्ट रेट, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा वाला इंटरेस्ट रेट। एक इंटरेस्ट रेट तो वो हुआ ना कि आप लोन ले रहे हो उसका इंटरेस्ट रेट, और एक इंटरेस्ट रेट आप पैसा जमा कर रहे हो उस पर भी इंटरेस्ट आएगा, सेविंग डिपॉजिट पे, रिकरिंग डिपॉजिट पे, फिक्स डिपॉजिट पे, ओके, है ना। तो कोई भी ले लो, आपका आंसर चला आएगा। चलो कोई भी लेके देखते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाए, मान लो पहले 6% था, अभी 4% हो जाए, है ना। मान लो कि बैंक में ही पैसा डालने वाले हो, बैंक में पैसा जमा करने जा रहे हो, अभी 4% मिल रहा है, तो डिक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गया, तो क्या बैंक में पैसा नहीं जमा करके हम उड़ाने लगेंगे इधर उधर जाके, अरे जो ज़रूरत होगा वही खरीदेंगे ना, इंटरेस्ट रेट तो और कम हो गया, तो ये गलत। इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसे कैसे टैक्स बढ़ जाएगा यार, मतलब इंटरेस्ट रेट कम हुआ उससे गवर्नमेंट टैक्स का क्या मतलब है, तो गया। और वो भी डिक्रीज हो रहा, इंक्रीज होता तो कोई अलग सा बात था, है ना, टैक्सेबल इनकम में आ जाएगा। इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, टोटल सेविंग इन द इकोनॉमी। देखो दो चीज़ सोचोगे आप कि या तो इंक्रीज इन टोटल सेविंग होगा, या तो इंक्रीज इन टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। तो सेविंग तो फिर आपको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, और इंटरेस्ट रेट कम हो गया है तो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे उस पैसे का, ठीक है। तो इसका जो अगर इंटरेस्ट रेट कम गया है बैंक में, बैंक डिक्रीज कर दिया है, तो आप कहीं ना कहीं आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, या तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, इक्विटी में इन्वेस्ट करो, है ना, मोस्टली लोग यही करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। हम लोगों ने देखा था कैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था, तो क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था तो बॉन्ड का प्राइस कम रहा था, बॉन्ड का प्राइस कम रहा था ना भैया, पता था ना आपको। जैसे 100 रुपये का बॉन्ड प्राइस देखा था, और इंटरेस्ट रेट मान लो घट जा रहा था, तो बॉन्ड का प्राइस 80 हो जा रहा था। लेकिन मान लो कि इसको 107 देने का बात किया गया था, तो 80 से 107 बॉन्ड यील्ड बढ़ जा रहा था, ठीक है, लेकिन बॉन्ड का प्राइस कम जा रहा था, ठीक। तो इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, कहीं और कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, है ना। तो इसका आंसर विल बी व्हाट, इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन द
investment expenditure in the economy. With reference to Indian economy, consider the following statement. ठीक है, करिए कंसिडर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. बताओ भाई, मॉनेटरी पॉलिसी इतना अच्छे से पढ़े हम लोग. पब्लिक डेप्ट कहीं पे देखे थे क्या कि मॉनेटरी पॉलिसी में पब्लिक डेप्ट का बात भी हुआ है? पब्लिक रेवेन्यू इसका बात हुआ था. तो 3 and 4 यहाँ नहीं, 3 and 4 यहाँ नहीं, बच गया 1 and 2. तो बैंक रेट खत्म. बात हुआ था, हम लोगों ने पढ़ा भी था, MCLR है ना. और ओपन मार्केट ऑपरेशन तो यही तो था जिसमें बाई एंड सेल ऑफ दिस हो रहा था, रेपो के और रिवर्स रेपो, है ना. यही तो RBI करती है. तो इसका आंसर विल बी सी, है ना. इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा. सो सिंपल. ठीक है. द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी, 17 नंबर देख रहे हैं. द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज रिलेटेड टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ. क्या इंटरनेशनल लिक्विडिटी कैसे कमी आएगा? क्या चीज़ के नहीं होने से? गुड्स एंड सर्विसेज, गोल्ड एंड सिल्वर नहीं, एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं. एक ही ऑप्शन लग रहा है, डॉलर एंड अदर हार्ड करेंसी. तभी तो लिक्विडिटी इंटरनेशनल कम होगा. ठीक है, क्योंकि यही अभी यूनिवर्सल के तौर पर चल रहा है, डॉलर एंड अदर हार्ड करेंसी जो भी है. रुपये को भी हम लोग यूनिवर्सलाइज करने का कोशिश कर रहे हैं. There has been a persistent deficit budget year after year. Which of the following action can be taken by the government to reduce the deficit? बोलो, डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट कि जितना आप खर्च कर रहे हो, जितना आप खर्च कर रहे हो, है ना, उतना जितना आप खर्च कर रहे हो उतना पैसा आपके पास है नहीं. ठीक है, उतना पैसा आपके पास है नहीं. ठीक है, तो जो खर्च है उसमें से जो आमदनी है उसको घटा लेंगे, है ना. और जो बचा, जो खर्च आप एक्स्ट्रा कर रहे हो कहाँ से करोगे, है ना. आपके पास आमदनी उतना नहीं है, ज़्यादा खर्च कर ले रहे हो तो उसको बोरो करेगा, आप कहीं से पैसा उधार लोगे, है ना. तो वही बोल रहा है कि इतना बजट डिफिसिट आ रहा है ईयर आफ्टर ईयर, तो कौन सा गवर्नमेंट मतलब एक्शन लेगी, एक्शन कौन सा लेगी जिससे कि रिड्यूस हो जाए डिफिसिट. तो रिड्यूसिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना. अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो होगा कि नहीं. हाँ. इंट्रोड्यूसिंग द न्यू वेलफेयर स्कीम. अब वेलफेयर स्कीम अगर आप स्कीम इंट्रोड्यूस करते हो तो पैसा ज़्यादा खर्चा होगा ना जी. हमको खर्चा कम करना है. ठीक है, मेरा जितना औकात है, मेरा जितना आमदनी है उतना ही खर्चा करना है, उसको रिड्यूस करना है कि उधारी कम ले, तो वही होगा ना. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. रेशनलाइजिंग सब्सिडी, हाँ ये भी सही बात है. रेशनलाइज, कोई भी चीज़ रेशनल करना बहुत सही है. हाँ, तो ये भी हो जाएगा. एक्सपेंडिंग इंडस्ट्री, अगेन पैसा खर्चा होने वाला बात बोल रहा है. तो जैसे ही स्टेटमेंट 2 and 4 गलत होता है, 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, बच गया 1 and 3. 1 तो दोनों में करेक्ट है और 3 हम लोगों ने देखा है. ये रेशनलाइजिंग, कोई भी चीज़ का रैशनल तरीका विल बी गुड. तो इसका आंसर विल बी ऑप्शन ए 1 and 3, है ना. 19 नंबर क्वेश्चन. व्हेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? रिड्यूस करता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बाई 50 बेसिस पॉइंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन, है ना. SLR को अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन देखा था. तो इंडिया, ऑप्शन देखो क्या लाइकली टू हैपन. ओके, इंडिया GDP ग्रोथ इंक्रीजेड ड्रास्टिकली. एक्सट्रीम वर्ड अगेन बोले हैं, जहाँ पे भी एक्सट्रीम वर्ड मिले कान खड़ा कर लेना. चलो देखते हैं. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मे ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू योर कंट्री. अगर हम SLR को घटा दे 50 बेसिस पॉइंट नीचे, मान लो कि अभी 20 है या 18 है, तो उसको हम 17.5 करते हैं, तो उससे क्या बाहर से पैसा आने लगेगा? नहीं ना. शेड्यूल कमर्शियल बैंक मे कट, मे बोल रहा है, संभावना है कि कट कर सकते हैं देयर लेंडिंग रेट. ठीक है. इट मे ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी टू द बैंकिंग सिस्टम. अब ड्रास्टिकली, फिर अगेन एक्सट्रीम वर्ड, ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देगा लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम को? नहीं ना, कहाँ से कर देगा? और ड्रास्टिकली कोई भी चीज़, मान लो रिड्यूस लिक्विडिटी रहता तो कोई सोच भी सकता था, ड्रास्टिकली कैसे कर देगा यार. तो 2 ड्रास्टिकली दिखा, कट. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं, ऐसा तो कुछ होगा नहीं. एक ही ऑप्शन बचता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक मे कट देयर लेंडिंग रेट. है कि क्यों? SLR अगर कम कर दिया जाए
तो बैंक के पास पैसा ज़्यादा होगा, बैंक के पास पैसा ज़्यादा होगा, है ना। तो पैसा ज़्यादा होगा, मोर रुपीज़ होगा, तो बैंक विल कट कर सकती है लेंडिंग रेट को, है ना, लेंडिंग रेट को कट कर सकती है, सिंपल सा। 20 कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रुपी इम्प्लाइज बीइंग एबल टू कन्वर्ट रुपीज नोट्स इनटू गोल्ड। ऐसा कहा है, कन्वर्टिबिलिटी, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हम लोगों ने देखा भी था थोड़ा सा, और देखेंगे बीओपी में अच्छे से देखेंगे। तो ऐसा तो कुछ नहीं बोला जाता था कि रुपया को गोल्ड में कन्वर्ट कर लो। अलाइंग द वैल्यू ऑफ रुपी टू बी फिक्स्ड बाय मार्केट फोर्स, कन्वर्टिबिलिटी। चलो इसको देखते हैं। फ्री परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रुपी टू अनदर करेंसीज एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, है ना, इसका डेवलपिंग एंड इंस्टीट्यूशनल मार्केट फॉर द करेंसी इन इंडिया, नहीं इंटरनेशनल मार्केट के लिए तो इसको कन्वर्टिबिलिटी, मतलब कि यही कि फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रुपी, यही इसका डेफिनेशन होता है, फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रुपी टू अनदर करेंसी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इसी को कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी बोलते हैं, ठीक। विथ रेफरेंस टू क्वेश्चन कराने आता है यार, खांसी होने लगता। विथ रेफरेंस टू IFC मसाला बॉन्ड समटाइम्स सीन इन द न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट। ओके, द इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन विच ऑफर्स दिस बॉन्ड इज एन आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ओके, आपसे अब बताओगे आप कि कितना कौन कौन सा जो है RBI का आर्म है। जैसे कि मैं एक बता दे रहा हूँ, IBRD, ठीक है, और एक ये बता दिया इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अब आगे आप बताओ, आप देखोगे भी, ठीक है। They are rupee denominated bond and are a source of debt financing for पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। देखो हाँ, ये रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होता है, जो भी मसाला बॉन्ड है ना। देखो मसाला इंडियन वर्ड है, तो और जो है ना, इसमें जो रिस्क जो होता है ना, वो बोरोवर के पास होता है, मतलब बोरोवर बोल रहे हैं, जो बॉन्ड खरीदा है उसके पास होता है, क्योंकि ये रुपी डिनोमिनेटेड है। मान लो कि $1 इसका प्राइस इज कितना, ऐसे वो समझेंगे भी हम लोग आगे भी, अगर क्लास हुआ तो, रिकॉर्ड हुआ वीडियो तो। $1 इज इक्वल टू 80 है। मान लो कि ये इतना का मसाला बॉन्ड रुपीज़ में 80 रुपये इसका मसाला बॉन्ड, और इसका कन्वर्टेबिलिटी कितना होगा, $1। मान लो रुपी डिप्रिसिएट होकर 100 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो और इसको मिलना है 90 रुपया के करीब में, ठीक है, रुपी में, ठीक है। और $1 का कितना हो गया दाम, 100 रुपया। तो भाई इसको तो घाटा हो गया ना, इसको तो 90 ही मिला, $1 का दाम बढ़ गया 100 रुपया। तो ऑलवेज वो विल, जो इशूअर है वो नहीं लॉस में रहेगा, अगर डिप्रिसिएट करेगा करेंसी तो जो बॉन्ड होल्डर है वो करेगा, ठीक है। मसाला बॉन्ड यही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट। IFC विच ऑफर्स द बॉन्ड इज एन आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और ये रुपी डिनोमिनेटेड बैंक बॉन्ड है, और सोर्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग फॉर द public and private sector. The term core banking solution is sometimes seen in news. Which of the following statement is best describes the term core banking solution से कौन सा टर्म। देखो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ना कुछ नहीं है, ये एक तरह का नेटवर्किंग ऑफ द बैंक ब्रांचेज विच एनेबल करता है कस्टमर को ऑपरेट देयर अकाउंट फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑन इट्स नेटवर्क रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे ओपन देयर अकाउंट, ठीक है। It is an effort of RBI to control over commercial banks through computerization. It is a detailed procedure by which a bank with a huge non-performing asset is taken over by the bank. ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर विल बी ओनली 1। 25-24 तक कर लेता है। अच्छा क्या है, व्हाट इज आर द पर्पसेस ऑफ द MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। these are guidelines help these guidelines help improve the transparency in the methodology followed by the bank for determining the interest rate on advance. Yes, these guidelines help ensure availability of the bank credit at interest rate which are fair to be borrower as well as the banks, ठीक है। तो इसका बोथ ऑफ द दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ये गाइडलाइन हेल्प करता है ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव करने में, है ना, क्यों बेंचमार्क बनाने में, हाँ। बैंक जो है, ऐसे MCLR हम लोग पढ़ा नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ। MCLR जो है देखो
बैंक जो है ना, वो जितना भी जैसे मान लो रेपो रेट पे उसको पैसा मिला है या एमएसएफ पे पैसा लिखा है, ठीक है? तो उसमें कुछ तो अपना मार्जिनल कॉस्ट जोड़ेगी, स्टाफ को देना है, बिजली है, लाइट है, तो वही एमसीएलआर होता है। और ये पहले ऐसे चल रहा था कि जैसे रेपो के साथ ये लिंक नहीं होता था, ठीक है? तो बैंक जब मन चाहे घटा देती थी, बढ़ा देती थी। तो एमसीएलआर के आने के कारण क्या हुआ, ये गाइडलाइन क्या किया है, ट्रांसपेरेंसी और मेथडोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे इसको, नो वरीज, फॉलोड बाय बैंक एंड फॉर डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट रेट ऑफ द एडवांसेस। दिस गाइडलाइंस हेल्प करता है अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट एट इंटरेस्ट रेट विच आर फेयर टू द बोरोवर्स एज वेल एज द बैंक्स। तो बोथ स्टेटमेंट विल बी करेक्ट. With reference to the Bitcoin, sometimes seen in the news, which of the following statement are correct? Bitcoins are tracked by the central banks of the countries. हाँ, ऐसा होता है क्या? नहीं, डिसेंट्रलाइज करेंसी है, तो स्टेटमेंट 1 ऐसे ही करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। जहाँ पे स्टेटमेंट 1 दिखे उड़ा दो, बच गया 3 into 3। 3 देखते हैं, एनी 2 देखते हैं ऑप्शन। एनी वन विथ ए बिटकॉइन address can send and receive bitcoin from anyone else with the bitcoin address. Yes. Online payment can be sent without either side knowing the identity of the other. Yes. ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाता है ना, लास्ट का। ऑनलाइन पेमेंट कैन बी सेंट without any sign knowing the identity of the other, or anyone with a bitcoin address can send and receive bitcoin from anyone else with a bitcoin एड्रेस। तो इसका आंसर विल बी बी। बी इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3, ठीक है। अब मुद्रा योजना से हम लोग कल से करेंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और 1 से 2 लेक्चर मनी एंड बैंकिंग खत्म हो जाएगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, 2 4 5 लेक्चर और लाया जाएगा, फिर रिविजन में अपना लग जाएगा। अभी आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तब तक के थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा बताओगे आप लेक्चर? थैंक यू।